लिखी है कि हवा में फूल छोड़ते खुशबू का असर। हवा में फूल छोड़ते खुशबू का असर, खिलने से पहले ही डालियां काटते। हवा में फूल छोड़ते खुशबू का असर, खिलने से पहले ही डालियां काट दी। लकीरों में लिखा था मुकद्दर का सफर। लकीरों में लिखा था मुकद्दर का सफर, पढ़ने से पहले हथेलियां काट दी। जालिम सियासत ने ये खेल खेला, कुर्सी के चक्कर में पीढ़ियां बांट दी। कुर्सी के चक्कर में पीढ़ियां बांट दी। घायल घाव ठीक होंगे भी तो कैसे। घायल घाव ठीक होंगे भी तो कैसे, दबाओं में जहर की पूड़ियां बांट दी। दबाओं में जहर की पूड़ियां बांट दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ विजयराम आजाद। आज एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की कड़ी में हम आ चुके हैं महरौनी के कुआं घोसी और हमारे साथ है एक लेखक, कवि, सामाजिक व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए काफी काम किया है और एक समिति बनाकर, संगठन बनाकर के भी यहाँ पर जो है ललितपुर जिले के अंदर काम किया, बुंदेलखंड में काम किया है और आज आपके पूरे देश के अंदर आपके लिखे हुए गीतों को जो है बड़े बड़े मंचों से गाया जाता है। ऐसे हमारे साथ एक लेखक जो है, कलमकार जो है, मोइन घायल जी है। सर, आपका पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी उसको। तो आज हम आपसे जानेंगे, क्योंकि आप सोशल, अगर सोशल जो सामाजिक बातें होती हैं या सामाजिक ताने बाने जो होते हैं, समाज को कैसे चलाया जाता है और समाज का समाज की आखिरकार अक्स क्या है, धुरी क्या है, इन चीजों को लेकर के जो है आप उन्हें बड़े अच्छे से समझते हैं और आप एक सामाजिक जो है राजनीतिज्ञ भी आपके लिए कहा जाता है, लोग यहाँ पर कहते भी हैं। तो आज हम आपसे जानेंगे आखिरकार समाज के कई तमाम मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, समाज की स्थिति में, वर्तमान स्थितियों पर बात करेंगे, समाज के आने वाले भविष्य पे बात करेंगे, युवा के भविष्य पे बात करेंगे। तो तमाम सवालों को लेकर के आज हम आपसे जो है, आप पर तीखे जवाब हम आप पर करेंगे, आप उनके जवाब देंगे। तो इस प्रकार से जो है आज हमारे बीच मोइन घायल जी है। तो सर, एक चीज बताइए, किस प्रकार से आज जो है ललितपुर के अंदर जो बहुजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, ये अत्याचार होने का कारण क्या है? शुरुआत आपसे एक क्वेश्चन का। इसका एक कारण है, पहली बार ललितपुर को समझना चाहिए। ललितपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां सावरकर चौराहा है। तो बहुजन को वहीं से एक बात मैसेज जाता है कि अगर ललितपुर में सावरकर चौराहा है तो बहुजन पे अत्याचार निश्चित है। ये मानसिकता है जो यहाँ जड़े जमाए हुए, उससे लड़ना हुआ और वो लड़ाई वैचारिक होगी। सावरकर जी, जिन्हें काले पानी की जो है सजा सुनाई गई थी, अंग्रेजों से माफी मांगी थी, भारतीय राजनीति में अपना कुछ योगदान ना देने की जो उन्होंने बात की थी, उन्हीं सावरकर की बात कर रहे हैं आपकी किसी और मैं सावरकर की बात कर रहा हूँ। माफीनामा वाले सावरकर की बात दिया था, नहीं, सावरकर की बात कर रहा हूँ। ललितपुर में सावरकर चौराहा है और जिस जिले में सावरकर के नाम की मूर्ति, एक चौराहा हो, वहां बहुजनों का राज मुश्किल है। लेकिन कहा जाए तो अहिरवार जाति जो है, चाहे ललितपुर की विधानसभा सीट देख लो या महरौनी की विधानसभा सीट देख लो, दोनों सीटों पर काफी अच्छा एक बहुमत है, काफी अच्छा वोट यहाँ पर है, वोट बैलेंस है यहाँ पर जो है। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर विधायक भी रहा है और भी जो है दलित विधायक यहाँ पर शायद रहे हैं और वर्तमान में अभी फिर जो है एससी का आपका विधायक है। इसके बावजूद भी जो है दलित पर अत्याचार किस ओर संकेत करता है? देखिए, जो आपने सत्ता हासिल की है वो राजनीतिक बदलाव था और राजनीतिक बदलाव आते जाते रहते हैं, लेकिन हकीकत में सामाजिक बदलाव होता तो ये सत्ता कभी नहीं जाती। 4 बार सरकार बहुजनों की बनी उत्तर प्रदेश में, क्या बदला? कुछ नहीं बदला। इसका मतलब है कि हम सांस्कृतिक और जो बदलाव चाहिए था उस ओर कम काम किया है। सब लोग राजनीतिक रूप से जुड़े, सब लगते हैं जय भीम का नारा लगाते, नीला गमछा डाले, जय भीम, इससे कुछ नहीं होने वाला। हकीकत ये है कि जब तक आप समाज में काम नहीं करेंगे, जब तक आप अम्बेडकर को सिर्फ राजनीतिक तौर पर करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। और सरकारें आएंगी जाएंगी, उससे कुछ नहीं होता। विधायक बने, विधायक की हैसियत क्या है यहाँ? वीर सावरकर की बात करें तो वीर सावरकर को आरएसएस के लोग जो है उन्हें देख लो या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोग इन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं, भारत की आज़ादी में बड़ा योगदान बताते हैं और इनको जो है प्रमुखता से ये लोग लेते हैं। आपका कहना है कि इन्होंने आज़ादी में कुछ योगदान नहीं दिया? देखिए, उनका गोल सावरकर हैं, वो अपनी जगह ठीक है,
उन्हें अपनी रणनीति के तहत सावरकर सूट होते हैं, वो करेंगे। लेकिन आपको क्या सूट होता है? वो सावरकर को अपने घर तक ले आए, चौराहे तक ले आए, उनकी जड़ें मजबूत कर दी उस सोच को। लेकिन क्या आपने कर पाई? ऐसा क्या काम करना चाहिए अब या फिर समाज को, जो सामाजिक संगठन है, क्योंकि देश के अंदर काफ़ी संगठन चल रहे हैं कि जिससे कि जो बहुजन के ऊपर अत्याचार है वो रोक सके, थम सके, कुछ लगाम लग सके, या फिर प्रशासन को कुछ ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए, सामाजिक संगठनों को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए, राजनीतिक दलों को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात तो हमें मानवर साहब को फॉलो करना होगा। अगर हम देखें, अगर हम अध्ययन करें, गहराई से देखें, तो हमें समझ में आएगा कि जो मानवर साहब का फॉर्मूला है वो बीजेपी ने अपना लिया है, उसको चोरी कर लिया है। कैसा? कैसा कि वो राजनीतिक सत्ता के लिए, जो अपने बुंदेलखंड में कहते हैं ना, बिजू का एक पुतले बनाए जा रहे हैं। जो बहुजन के लोग हैं, SC ST OBC से, उनको पद या मंत्री पद या संगठन में कोई पद देकर वो लोग आगे कर रहे हैं, उनके चेहरे पर वोट ले रहे हैं और फिर उसके बाद वो उनका शोषण कर रहे हैं। इस चाल को जब तक नहीं हम समझेंगे तब तक असंभव है। महरौनी के विधायक मंत्री पर ये बात कहीं आपका तो नहीं है कोई टिप्पणी? मंत्री, महरौनी के मंत्री, उनकी कोई योग्यता नहीं मैं मानता। मैं ये समझता कि वो बेहतरीन तरीके से केवल पैर छूते हैं और इससे ज्यादा उनकी कोई योग्यता नहीं। क्योंकि पिछली बार भी मंत्री रहे हैं, इस बार भी मंत्री हैं, और विकास जो है जस का तस है, जिस जगह था विकास में कुछ परिवर्तन ललितपुर जनपद में क्या आपको देखने को मिल रहा है? विकास किस वही स्थिति से चल विकास रहा है? तो कुछ नहीं, शायद विकास कहीं कोई पैदा कर दे अलग से कोई, तो पता नहीं है अभी तक। नहीं, मंत्री जी की बात कर रहे हैं, मंत्री SC से आते हैं, रिजर्व सीट से आते हैं। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि उनके पास जय भीम या अम्बेडकर का फोटो उस तरह से लाना या उस तरह से उनकी विचारधारा पे चलना नहीं दिखता। लंबा सा यहाँ से लेके यहाँ तक तिलक लगाए, वही भगवाधारी, मेरी समझ में नहीं आया कब तक आखिरकार ये तो SC ये का तो उपयोग धर्म करें। धर्म है और धर्म की पूरी स्वतंत्रता भारत में है। संविधान भी कहता है कि आपको धार्मिक अपनी जो है आप दिखा भी सकते हैं। देखिए, धर्म अपनी जगह है, धर्म का एक निश्चित स्थान है। धर्म एक पवित्र विचार है जो कोई भी हो सकता है। बाबा साहब ने ये तो नहीं कहा कि आप किसी धर्म के विरोध में जाइए। धर्म की जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च उस जगह है। आप उसको राजनीति में मिक्स करेंगे तो आप शोषण के अलावा कुछ नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक नारा था पहले अयोध्या वाला, अब नारा आ गया है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कैसा देखते हैं आप इसे? नहीं, जो आज़ादी मिली वो बर्बाद होना बाकी है, अगर ऐसा कहें तो ज़्यादा उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो राजनीति में यहाँ पर जातिवाद और धर्म के नाम पर राजनीति यहाँ पर अक्सर देखने के लिए मिलती है। क्या आगामी समय में जो युवा राजनीति में उभर करके आए हैं, क्या वो इसमें कुछ परिवर्तन कर पाएंगे, या फिर वही भी इसी जाल या फिर इसी ट्रैक पर चलने का काम करेंगे? देखिए, ये लब्बो लबाब हम देखें तो हमें तीसरी आज़ादी की जंग लड़नी होगी, चाहे आज ये बात समझ लो या चाहे कल समझ लो। ये सब बातें हैं और शब्दों के हेर फेर में फंस जाना एक अलग बात है। लब्बो लबाब यही निकलेगा कि आपको तीसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी। जब तक वो जंग नहीं होगी, चाहे आज समझ लीजिए चाहे 20 साल बाद, आपको लड़ना होगा। लड़ने का मतलब ये होगा कि आप ये आशा मत करिए कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो और आज़ादी हमें मिले। आपको खुद भगत सिंह बनना, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। भारत में भारतीय संविधान चलता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार देश चल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट है। उसके बाद आखिर तीसरी आज़ादी की लड़ाई किससे लड़ें, किस प्रकार की आज़ादी की लड़ाई लड़नी है? कुछ हमारे व्यूअर दर्शक है जो है उन्हें थोड़ा स्पष्ट करें आप। देखिए, हम आपके व्यूअर से तो इतना ही निवेदन करेंगे, अभी कल सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय आए हैं, तो वो क्या दर्शाते हैं? अब CBI का डायरेक्टर अवैध तरीके से आपने घोषित किया, उसके बाद महाराष्ट्र पर जो आया, क्या आप कैसे मानते हैं? मैं नहीं समझता कि इस समय ये उस सरकार है संविधान को मानती है, और ये धोखा है अगर हम ऐसा समझते हैं। भारतीय संविधान की नहीं बल्कि RSS की चल रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाबा साहब ने ठीक कहा था कि अगर इस देश में हिंदू धर्म पनपता है, जिंदा होता है, तो आज़ादी का पूर्ण विनाश हो जाएगा, और इस देश के लिए कलंक है अगर इस तरह से होता है। जैसा देखा जाए पहले के राजा महाराजा जो थे उन्हें सांगोल भेंट किया जाता था। वर्तमान प्रधानमंत्री को सांगोल भेंट करना, उसके बाद जो है यहाँ के राष्ट्रपति जो दलित राष्ट्रपति थे
पूर्व राष्ट्रपति की भी बात करें तो उन्हें भी कहीं जो है अयोध्या के मंदिर में नहीं प्रवेश देना, फिर यहाँ का जो है संसद भवन के कार्यक्रम के उद्घाटन में नहीं इन्हें बुलाना, आदिवासी हैं, तो क्या देखते हैं आप? लेकिन वही लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था जिस दिन सर्वोच्च पद पर एससी और एसटी का व्यक्ति पहुंच जाए उस दिन आरक्षण को खत्म करना चाहिए, कर देना चाहिए। इसे आप कैसे देखते हैं? मैंने इससे पहले कहा ना आपसे, ये सब पुतले हैं, ये सब पुतले हैं। आप राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं महाराज। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति का पद, उस पद का तो सम्मान करते हैं, उस पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके काम करने के जो तौर तरीके हैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये संविधान हमें अधिकार देता है, देश में कोई बड़ा नहीं संविधान से बड़ा, राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, पार्षद हो, प्रधान हो, सब पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक मध्य प्रदेश के अंदर घटना आई, वहाँ के मुख्यमंत्री ने चरण भी धुले, पूरा कार्यक्रम चला, वीडियो शूट हुआ, पूरे मीडिया पर वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उससे पहले एक वीडियो निकल कर आया जिस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि, पूर्व विधायक प्रतिनिधि जो है प्रवीण शुक्ला के द्वारा एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दी गई। उसके बाद उस आदिवासी का एक वीडियो जारी होता है, वो आदिवासी कहता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये सब जो है गलत किया गया है और मैं वो नहीं था। देखिए, असली चेहरा यही है आरएसएस का, और असली चेहरा है जो उसने पेशाब की, वो आरएसएस का दम्म था, वो दम्म है। और जो पैर धोए गए मामा के द्वारा, वो राजनीतिक सत्ता हथियाने की एक चाल है। पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात ये है कि उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है, किसी के मुंह पर पेशाब कर दे, इंसान ना बचे। मैं यही कह रहा, यही तीसरी आजादी है, इसको आपको लड़ना होगा। हम बहुजन लगभग आर्थिक जद्दोजहद में लगे, जो हासिल नहीं हुई, राजनीतिक कुछ हासिल हुई, हमें लगता है हम सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे हिसाब से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर आज के दौर में 21वीं सदी है और कोई मुंह पर पेशाब कर जाए और फिर आप कहें कि देश का राष्ट्रपति एससी फिर एसटी है तो एसटी पर मुंह पर पेशाब, तो क्या राष्ट्रपति इस पर संज्ञान लेंगे? नहीं, राष्ट्रपति का कोई बयान भी नहीं आता है, कोई ट्वीट भी नहीं आता है। वही मैं कह रहा भैया, कोई मतलब नहीं बनना इसका। आप समझिए, संघ की विचारधारा के लोग हैं, संघ की विचारधारा के लोग हैं, आप इनसे आशा मत करिए। आप समाज में जाइए, उस समाज में, हम तो ये कह रहे हैं मेरा जैसा हर एक व्यक्ति निकले समाज में, जाए, काम करे, तब बदलाव है। बाकी आप ऐसी आशा मत करिए कुछ हो कैडर आखिर क्या है, कैसे कैडर दिया जाता है, कैडर में किन किन चीजों को सम्मिलित किया जाता है, तो क्या इसका परिणाम निकल कर जाता है? देखिए, कैडर का मतलब कोई आप रूप नहीं दे सकते। कैडर का मतलब ये है कि आप जो समाज में फैली हुई बुराइयों के प्रति जागरूकता फैलाना और फैलाने के बाद उन समस्याओं का समाधान निकालना कैडर है। अब वो तरीका आप कहाँ से उठाते हैं, हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिए उस रास्ते से उसको हल करते हैं, या आपके पास कोई नई आइडियोलॉजी है जिससे कर सकते हैं, यही कैडर है। कैडर अलग से नहीं, कैडर का मतलब सीधा बुद्धम शरणम गच्छामि, सब बराबर, समानता की ओर, सब समानता की ओर जाइए, ना छोटा ना बड़ा, कुछ नहीं, बस यही कैडर। कैडर अलग से नहीं है, महापुरुषों की थी जंग लड़ी, तब से चले आए, कब से लेकर अब तक अगर हम देखें वही कैडर है, कैडर अलग से है ही नहीं। उसको यथार्थ में आप जमीन पे उतार दीजिए, बस यही कैडर। भारत की राजनीति अगर देखी जाए तो किस ओर जा रही है? भारत की राजनीति का दम अभी जो चल रहा है, अभी चलेगा 10-20 साल तक आपको लगेगा, लेकिन मैं ये इस बात से आश्वस्त हूँ पूर्णतः कि मेरे जीते जी, मेरे होते हुए मेरी पीढ़ी, अगर मैं आज से मान लो कुछ साल जीता हूँ, या ये समझिए 20 या 25 साल के बाद, आरएसएस का हर्ष बुरा होगा, इसकी कल्पना नहीं कोई कर सकता। आज तो आरएसएस के करीब 17 या 16 प्रदेश मुख्यमंत्री भी हैं, देखिए राष्ट्रपति भी। देखिए भाई, मैं एक उदाहरण दूं छोटा सा। पानी होता ना, उसको गर्म करते तो एक उसका लिमिट है, उस लेवल तक वो गर्म होगा, उससे ज्यादा गर्म होगा तो बाष्प बन तोड़ जाएगा। वही हरकत करती बीजेपी और आरएसएस। वही उड़ेगा पानी जब बाष्प बन के, तो जो पानी में बर्तन है वो खत्म हो जाएगा, और इसको कोई नहीं रोक सकता। आरएसएस और बीजेपी को पूर्ण विनाश हो जाएगा, उसका
करने का किसी और पर जिम्मा नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस खुद उठाए रखती है। एक चीज़ समझ नहीं आती मुझे, आप कह रहे हैं कि आरएसएस एक समय बाद खत्म हो जाएगा, आरएसएस जो करेगा उसी में लिपट जाएगा। लेकिन आरएसएस के आज करीब 5000 से ज़्यादा ऐसे प्रचारक हैं जो अपना घर त्याग करके निकले हुए हैं। घरों तक जाते हैं, शाखाएँ लगाते हैं, नित्य प्रतिदिन सुबह-शाम लोगों से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं और समाज के लोगों से सामाजिक कार्यक्रम भी करवाते हैं। फिर आप कैसे मतलब कहेंगे, क्योंकि इतने निर्दोषों में राजनीतिक सत्ता प्रधानमंत्री बना के बैठाना, उत्तर प्रदेश जैसे बहुल्य प्रदेश में जहाँ पर एससी का और एसटी का बहुत बड़ा दबदबा है, ऐसे प्रदेश में बीजेपी की सरकार आना। देखिए, सरकार बनाना एक अलग बात है, विचारधारा जिंदा रखना एक अलग बात है। दोनों को आप मिक्स करेंगे तब कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। हम देखें तो एक दूसरे नजरिए से आप देखिए थोड़ा सा, अभी उसकी सरकार है बीजेपी की, उसका एक लेवल वहां तक जाएगी, उसके बाद बैक भी होती है। न्यूटन का लॉ कहता है जितनी गति से फेंकोगे उतनी गति से वापस आएगा, बिल्कुल तय है। अब आप बराबर में देखिए जो क्रियाकलाप हैं आरएसएस के, जिस तरह से पूरे भारत में फैला, अब धीरे धीरे माइनस होगा। और हमें इस तरफ नहीं ध्यान देके इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारी कौम जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आप ही कह रहे राष्ट्रपति बन गए, हम मुख्यमंत्री बन गए, जब ये कौम ऊपर आएंगी तो इनको जगह कहाँ होगी? जब ओबीसी अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो जाएगा फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? 3% लोग। आज ये ओबीसी समाज जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी उनका भी अच्छा एक संख्या है। क्या लगता है आपको, ओबीसी समाज आज जागी नहीं है या फिर जागना चाह नहीं रही है, या फिर देखिए, अभी धर्म के नाम पर ये सब पूरा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि ओबीसी समाज नहीं जागी। ओबीसी के लोग जागे हैं, काफी लोग जागे हैं, बस वो इस संख्या में नहीं जागे कि सत्ता हासिल कर लें। जाग रहे हैं, धीरे धीरे जागे। कितने दिन ओबीसी को गुमराह करेंगे ये लोग? कितने दिन? एक लिमिट है और लोग जाग रहे हैं। बुंदेलखंड में थोड़ा सा कम है, जैसे हमारे पूर्वांचल है, यूपी का पूर्वांचल, पश्चिम उत्तर प्रदेश, वहाँ ओबीसी बहुत अच्छी तरीके से जागे। बिहार देखिए आप, ऐसा नहीं है, जागे हैं लोग, जाग रहे हैं। अब एक बदलाव ही तो है जो आप देख रहे होंगे कि अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा हम पीडीए पर चुनाव लड़ेंगे। ये पीडीए क्या है? आ रहा है, सब धीरे धीरे आएगा, सब आएगा, आप देखते जाइए, बदलाव आएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, धैर्य रखिएगा। राजनीति का दम जो है ना, वो सर चढ़ के बोलता है। 4 बार मुख्यमंत्री बने बहुजन समाज पार्टी की, आज बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जो सीटें देखी जाए, रणनीति में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। विचारधारा में तो कोई कमी नहीं, विचारधारा तो जो भी तो है, इसी विचारधारा पे तो 4 बार सरकार बनाई। आरोप लगता है, लोग कहते भी हैं कि बहन जी अब अपने भतीजों को आगे ला रही है। कैसा देखते हैं आप इसे? अब इसको हम तो नहीं मानते, क्योंकि ऐसी कौन सी पार्टी है जिनमें उनके घर परिवार के लोग नहीं हैं? सभी के हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि परिवार के कितने लोग आ रहे हैं, हमें इससे मतलब है कि वो जो आ रहे हैं वो समाज में कितना बदलाव कर सकते हैं। हमारा होना चाहिए ये गोल हमारा, बल्कि ये गोल नहीं होना चाहिए कि उनका भाई आ रहा, उनका भतीजा आ रहा। अरे भाई, सब आओ, क्या बुराई है समाज सेवा में, करो ना, लेकिन आप बदलाव कितना ला रहे हैं इसको देखिए केवल। और बहन जी के तो आप कह रहे हैं उनका भतीजा है, बाकी पार्टियों में तो भरमार पड़ी हुई है, बीजेपी में तो बहुत ज्यादा है। जी जी। और मानवा साहब ने तो कहा था कि बसपा जो है वो परिवारवाद पर नहीं जाए। तो अभी बसपा परिवारवाद पर नहीं है, मैं नहीं मानता। अभी एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग जो है उसकी एक फोटो काफी वायरल हो रही थी, जिसमें कहा गया था कि राजा के मंत्री, मतलब बहन जी बैठी थी, बहन जी के भाई और भतीजा बैठा था जो है सोफे पर, और बाकी सब नीचे लोग बैठे थे। देखिए, इस मामले में मुझे पता नहीं है, इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैंने सुना भी नहीं, अगर मैं देखा होता, सुना होता, जरूर मैं कुछ बोलता। आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में क्या सपा सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या लगता है? हो सकता है। जिस प्रकार से बहन जी ने अभी एक बयान दिया था, बहन जी ने इस प्रकार से कहा था कि लोग मौका ढूंढते हैं, सपा का वोट कभी ट्रांसफर नहीं होता है, हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है।
क्या गठबंधन इस बार जो है जो एक बनने की जो कवायद चल रही है विपक्ष का गठबंधन 24 में, क्या वो बन पाएगा और गठबंधन क्या सक्सेस होगा? देखिए, मैं बहन जी पर कुछ नहीं कह सकता। मैं एक कलमकार हूँ, वो कलमकार की जिम्मेदारी निभाते हुए मैं 85 वाली बात कर सकता। पहली बात तो यही है कि हम SC ST एक दूसरे पर कमेंट क्यों कर रहे हैं? जो फुले का गोल था, जो मानवर साहब का गोल था, जो बाबा साहब का गोल था, SC ST OBC एक साथ, आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, उस समाज के बुद्धिजीवी, सबकी जिम्मेदारी हम इस 85 का एका कैसे बनाए। हम इस चक्कर में कहीं नहीं पड़ते कि कौन क्या कैसे। कोई OBC कोई राजनीतिक काम कर रहा है, SC कर रहा है, अच्छी बात है, दोनों को करना चाहिए। हमें इनको पास लाने की कोशिश करना चाहिए। इनके बीच में क्या कर रही है मीडिया, कैसे करती है इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया खेल कर रही है, मैं भली भांति जानता हूँ। और मैं एक कलमकार के जिम्मेदार होने के नाते मैं यही कहूंगा, बहन जी अखिलेश नहीं 85 की बात करो जी। आज अखिलेश जी ने कहा हम 85 पर चुनाव लड़ेंगे, PDA पर चुनाव लड़ेंगे। इसी बात को बहन जी को करना चाहिए, क्या दिक्कत है? ललितपुर के अंदर जो है क्या लगता है, यहाँ पर जो है SC ST काफी बाहुल्य है, क्या लगता है परिवर्तन ये लोग कर पाएंगे या फिर वही जो कुछ परसेंट के लोग कहते हैं कुछ परसेंट वाले ही अपने यहाँ पर जो है विधायक बन जाते हैं, वही चलता रहेगा? देखिए, मैंने पहली बार शुरुआत में कहा था सावरकर चौराहा है। अगर यहाँ सपा या बसपा अगर समाज में काम नहीं करेंगे, OBC के अंदर नहीं जाएंगे, उन्हें विश्वास दिलाने में अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तो दिक्कत है। आपका कहने का मतलब है कि सपा और बसपा के कार्यकर्ता अब ललितपुर जिले में सक्रिय नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं कर रहे हैं, वो नहीं, काम आप ही का सवाल था। नहीं, हमारा सवाल है, जवाब आप काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि नेता बनने के लिए काम कर रहे हैं, इसमें फर्क है। नहीं, नेता बनेंगे तभी तो सरकार बनाएंगे, क्योंकि नेता जो है, नेता एक समाज का प्रभावी अंग होता है। नेता अगर जब तक नहीं बनेंगे, जब तक समाज कैसे सरकार बनाने जाएंगे? देखिए, बगैर विचारधारा के नामुमकिन है। अब आप कह रहे तो मैं कह दूं एक बात फिर उदाहरण से, हमें जाना ललितपुर है महरौनी से, और आप टीकमगढ़ वाला रास्ता दौड़ लगा रहे हैं, बहुत दौड़ रहे हैं, तो पहुंचेंगे ललितपुर और आपको दिखाई देंगे बहुत दौड़ रहे हैं। बहुत टाइम लग जाएगा, पहुंचेंगे फिर लौट के आएंगे, ये तो बेवकूफी है। बिल्कुल। आप अगर ललितपुर जाना है तो ललितपुर तक का रास्ता पकड़िए ना। सही बात है। सबको लग रहा है दौड़ रहे हैं, नेता दौड़ रहे हैं, दिख रहा है बहुत मेहनत कर रहे हैं, परिणाम क्या आ रहा भाई उस परिश्रम का? इसका मतलब है आप सही रास्ते नहीं चल रहे, आप रास्ता गलत पकड़े हैं। एक भीम आर्मी चीफ है चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनका पीछे नाम रावण लगता है, क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद रावण जो है समाज की बात उठा रहे हैं, तो क्या वो प्रभावी ढंग से उठा रहे हैं? व्यक्ति में दम तो है। अच्छा, राजनीति कहीं जाए कुछ भी हो, व्यक्ति में दम है, ऐसे लोग चाहिए जो दावे वो करते हैं कि मानवर साहब के कदमों पर चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं? प्रश्न में बात चिन्ह लगाने से पहले एक बात सत्ता तो सामने वाला ना करे तब कहना। अच्छा, लगता है आपको? आप करिए तो, एक बार उसके हाथ में कुछ दिया है वो सरकार में कि उस पर प्रश्न चिन्ह लगे। वो व्यक्ति नहीं है, सड़कों पर लड़ रहा है, इतनी बार जेल गया है, SC ST के इतने संगीन मामले आए उसमें वो गया है। तो मैं तो कहता, अगर वो कहता है अब सबको, किसी को 3 बार, किसी को 4 बार, किसी को कई बार सरकार नहीं, अच्छा एक बार उसको देखे तो क्या दिक्कत? क्या लगता है आजाद समाज पार्टी 2020 में बनी, 15 मार्च 2020 में बनी, कितना समय अभी, कितने स्ट्रगल और करना पड़ेगा तब जाकर के सत्ता में आए? क्या लगता है आपको इनके काम करने के तरीके से? उनकी क्षमता पर देखिए भाई, निश्चित है ये तो, इसको हम कंफर्म नहीं कहते। नहीं, चंद्रशेखर आजाद काम कर रहे हैं, लेकिन जिले में जो पदाधिकारी होते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ही हर जगह जाके काम थोड़ी ना करेंगे। एक व्यक्ति के, वो कहती नहीं है कि वो साढ़ आड़ वाला कुछ कहावत है कि बिठा नहीं बनता एक उससे, तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि क्या केवल चंद्रशेखर आजाद के काम करने से यहाँ सब हो जाएगा, या फिर यहाँ के नेताओं को भी काम करना पड़ेगा, यहाँ पे कार्यकर्ताओं को भी काम करना पड़ेगा? देखिए, एक सबसे बड़ी बात,
भीम आर्मी का और आजाद समाज पार्टी का। एक ये जिम्मेदारी वाली बात है, जिस दिन ये समझ जाएंगे सारा यूथ है, बिल्कुल सब नीला गमछा डाले हैं, जोर का जय भीम लगा रहा है। अभी एजुकेटेड होना पड़ेगा उन्हें समझना होगा। उनकी इतनी समझ नहीं है जिस लेवल की उनकी उम्र है। मैं उनके जज्बे की दाद देता, संघर्ष की दाद देता, लेकिन बौद्धिक स्तर पर जब तक मजबूत नहीं होंगे, पेशेंस, धैर्य जिसकी बहुत जरूरत है, बिल्कुल आप जब तक वो हासिल नहीं करेंगे तब तक तो दिक्कत है भाई। अभी तो ऐसे नहीं कह सकते। अभी जब तक आप सीनियर सिटीजन को नहीं जोड़ेंगे, उनके बीच में नहीं जाएंगे, और खासतौर से आपको एससी से हटके कि ओबीसी में जाना पड़ेगा। और एससी की ही कुछ जातियां हैं जो दूर हैं, उनके बीच जब तक आप भाईचारा में नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, उनके मुद्दों पर मुखरता से नहीं बोलेंगे जैसे भाई बोलते हैं, और आप अपने जिले के जो संयोजक हैं या अध्यक्ष हैं, जब तक वो उस लाइन को नहीं पकड़ेंगे जो भाई की है, तब तक तो दिक्कत है। क्या लगता है देश में जो बातें होनी चाहिए, जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी, रोजगार, शिक्षा और भी तमाम प्रकार की चीजें जो है, रोटी, कपड़ा, मकान, इनसे हटकर के बातें हो रही हैं या फिर इन्हीं पर ही चर्चाएं चल रही हैं? ये सब बातें देखिए भाई, मौन है, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों को। ठीक है, इंटरव्यू में आप करिए या कुछ भी बातें करिए, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी सरकार है, उसको शासन करना है भाई साहब, उसे अपनी राजनीति चलानी है, देश नहीं चलाना। बाहर में जाए देश, कोई मतलब नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट उस पर बराबर टिप्पणी कर रहा है तो क्या कह सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को। भारत की जीडीपी दुनिया की 5वें नंबर की सशक्त जीडीपी बन गई है। इस जीडीपी वाले मामले को आप कैसे देखते हैं? हम ये देख रहे हैं कि बाद में कंगाल होना है। आपने अच्छा प्रश्न किया, जीडीपी वाला और दुनिया की 5वें नंबर की कौन है। आप एक बात समझिए, किसी परिवार का कोई व्यक्ति और उसके पुरखों द्वारा बनाई गई जायदाद को बेचना चालू करे अपना खर्च चलाने के लिए, और बेचता चला जाए, आज खेत बेचे, कल मकान बेचे, पैसों गहने बेचे, तो लड़का नालायक है कि समझदार है? आप खुद समझ लिए, एक पूरा हो जाए। उसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की संपत्तियों को बेचना चालू कर दिया। अब आप बताइए, वो समझदार प्रधानमंत्री है या कुछ और है? लेकिन प्रधानमंत्री जी या फिर और उनके नेताओं का कहना होता है कि यह कुछ समय के लिए हमारा एक प्रकार से जो है ठेके पर गया है, वापस आएगा, लेकिन इससे जो आमदनी होगी इससे देश अच्छे से चलेगा। और उसके साथ ही उनका जो कहना है कि जब प्राइवेट कोई चीज हो जाएगी तो उसका रखरखाव होगा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उस पर काम किया जाएगा। आप बताइए, आपके या हमारे या किसी की संपत्ति ठेके पर रखता कब है कोई व्यक्ति? विकट परिस्थितियों में, बिल्कुल, जब आवश्यकता योग्यता की कमी है। क्या आपके अनुसार ये लगता है प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि देश में योग्यता की कमी है? जो चला के नहीं जानते देश को, रेलवे को नहीं चला पाएंगे, एलआईसी को नहीं चला पाएंगे, या तमाम जो संस्था बेची है उसमें हमारे यहाँ योग्यता नहीं है जिससे वो नहीं चला? कहाँ की क्या बात करते हैं आप? अब क्या कहें, एक हम तो कलमकार के नाते यही कह सकते कि बेवकूफी की इतनी हद पार की ना इस सरकार ने, इससे पहले नहीं। ये लोग कहाँ किसको कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं, इन्हें ये समझ में नहीं आया कि इनके अब्बा जान नहीं बना के गए थे जो बेच रहा है, लंबा फेंक रहे हैं ये। इससे पहले जिनके ऊपर ये तमाम प्रकार के आरोप लगाते वही बना के गए हैं, उनकी हैसियत नहीं है कुछ बनाते। 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया, आपका कहना है कि 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया वो कुछ सालों में भाजपा ने, सालों में क्या 9 सालों में, 9 सालों में साफ कर दिया। बचा कुछ कुछ नहीं। इस बार और रिपीट अगर पब्लिक करती है तो खेला खत्म है। फिर क्या होगा? कुछ नहीं। रवांडा रेडियो सुने कभी ना? उसको देखना आप, वही हालात होंगे देश के। अच्छा। और जिस तरह से चल रहा है देश, और अगर आरएसएस ऐसे चली तो तय है कि गृह युद्ध होगा।
क्योंकि जी, जी। जिस तरह से जहर फेंक दिया ना समाज में इन्होंने, गृह युद्ध में कौन लोग आएंगे? आपसी में लड़ते घर के लोग। फिर भी कोई जातीय गृह युद्ध में आएगा या फिर देखिए, जब आप जातीय या धार्मिक देश समाज में परोसेंगे, तो जहां जिनके बीच में टकराव होगा वो कोई भी हो सकता है, दलित तो फॉरवर्ड हो सकता, ओबीसी फॉरवर्ड हो सकता, एससी ओबीसी हो सकता, और हो सकता है कि धर्मभाई हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, ईसाई मुस्लिम हो जाए, ये कुछ भी कर सकते हैं अगर आप आरएसएस की फिलॉसफी असमानता पर ही टिकी है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर आप कहाँ देखते हैं? सरकारी शिक्षा की बात कर रहे हैं। अरे कहाँ कोई शिक्षा का स्तर बचा है, ये वो सरकारें हैं जो पेंसिल और रबर पट्टी कॉपी पर टैक्स लगाते हैं, इससे आशा कर सकते हैं आप शिक्षा की? विद्यालयों में पढ़ाई होती है क्या? बीजेपी चाहती नहीं एससी एसटी ओबीसी के लोग पढ़े, यही उनको खतरा है। अगर इसको रोक लिया तो बीजेपी लंबे समय तक चलेगी। ये जितने अनपढ़ रहेंगे एकों में, एससी एसटी ओबीसी, उतना ज्यादा शासन बीजेपी करेगी। बेरोजगारी दर बढ़ रही है। गांव में देखा जाए तो बताया जा रहा है कि गांव में बेरोजगारी दर कम है, लेकिन शहरों में ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ रही है। 7 पॉइंट कुछ आंकड़े जो है भारत के इस बार निकल के आए थे जो है। मुझे आज एक चीज आप समझाएंगे क्या? बेरोजगारी दर 7 पॉइंट कुछ परसेंट है और वहीं जीडीपी 5वें नंबर पर है। देखिए कि खेला है, आपको जो न्यूज मिल रही है या मीडिया दे रहे हैं, आप सरकारी जो डेटा निकलता है ना उसको थोड़ा सा क्लिक करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, आपको सब साफ समझ में आए। एक बहुत बड़ी साजिश है देश के अंदर। मैं अभी इससे पहले कह रहा कि आप कह रहे 5वें नंबर पर बेरोजगारी इतनी बढ़ रही, इस हालात में सरकार आगे पहुंच जाएगी, जो कर्मचारी उसको वेतन नहीं दे पाएगी, इस हालात में पहुंच जाएगा। और फिर मैं तो ये कहता कि जब सब निजीकरण करना ही है तो ऐसा करो, प्राइवेट सब कर दो, फिर इनकी ना प्रधानमंत्री की जरूरत है ना किसी की, क्या जरूरत है इन लोगों की, क्या मंत्री पद, वही खेला किया है मोदी ने। अच्छा, जो आज मंत्री सारे गुलाम है, उनके मंत्री नहीं है। अच्छा, गुलाम है। गुलाम है, एक को मोदी वो तो ना व्यवस्थी, सीधा सा रोड मैप है मोदी का। इसीलिए कोई भी आप देखिए उद्घाटन हो, रेल का हो या चिकित्सा का हो, छोटे से लेके बड़ा, पार्षद वाला भी वही उद्घाटन करते हैं। मुख्यमंत्री जाके, प्रधानमंत्री अरे जाके सनक चढ़ी है आप प्रधानमंत्री को। अच्छा, मैं इतिहास में लिखा जाऊं, उन्हें ये पता नहीं कि इतिहास के एक पन्ने की एक लाइन में उस अक्षर उस काली शाही में इनका नाम लिखा जाएगा जहां आने वाली कौमें शर्मिंदा होंगी। उन्होंने वो कर दिया देश के अंदर, ये बात समझ लीजिए। ना तो देश कभी बर्बाद हुआ है ना होगा, मुगलों की नहीं चढ़ी है, यहाँ 2000 सालों तक राज किया। तो निपट जाएंगे कितने दिन, 2 साल 5 साल, क्या मोदी अमर है? भाजपा का एक जो है नारा रहता है, या फिर भाजपा कहती रहती है कि अखंड भारत। आखिर अखंड भारत क्या है? अखंड भारत या इनकी ताकत नहीं है। जब मुगल आए जब पैर छूने में लगे थे, जब अंग्रेज आए तब पैर छूने में लगे थे। अखंड भारत अशोक के समय में। कौन लोग थे जो पैर छू रहे थे? वही विचारधारा, आरएस की विचारधारा। राजा रजवाड़े क्या एससी राजा लोग थे, महाराजा थे। जब देश गुलाम हुआ कौन राज कर रहा था देश पे? किसकी कमी से रहा? लेकिन उनका कहना है हम तो लड़े, हमारी वजह से देश आजाद हुआ है। उनकी वजह से लड़े, उनकी वजह से हुआ है। कोई उसमें सहयोग नहीं रहा है। एससी के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे ओबीसी के, जिससे इतिहास में दर्ज हो पाते। वो कितने गुमनामी की भेंट चढ़ गए, पता है किसी को? एक ओकेंद्र राणा है, ओकेंद्र राणा के द्वारा ऐसे समाज के लिए खुलेआम गाली दी जाती है, धमकी दी जाती है। क्या लगता है सरकार छोटी मानसिकता का व्यक्ति, एक साजिश है फॉरवर्ड बनाम दलित करने की, जातीय दंगा भड़काने की? हाँ, इसको थोड़ा सा धैर्य से रखना चाहिए। हम एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमें कलम मिली है, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कलम नहीं हाथ से जानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अगर आप कलम चली गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा, और फिर आप अम्बेडकर कहां से पैदा करेंगे? हर बार अम्बेडकर नहीं आएंगे, हर बार कांसीराम नहीं आएंगे। आपको ये बात समझिए, वो आपको दंगे में झोंकेंगे, तमाम बातें ऐसी करेंगे। समझदारी यही है, पेशेंस है, पत्थर की तरह।
लेकिन आदर्श समाज पार्टी भीम आर्मी की बात करें तो युवा इसमें ज्यादातर है और आंदोलन हो गए या धरना हो गए, यही काम उनका लगा रहता है। तो क्या इससे भी जो है युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है या फिर उज्जवल हो रहा है? भविष्य बर्बाद नहीं हुआ, ये तो हमें मानना पड़ेगा, खौफ तो है उस व्यक्ति का, सोचना रुका है। अच्छा। इसको देखिए, कहीं भी हम किसी के भी समर्थक रहे, किसी पार्टी में, व्यक्ति में दम तो है, ऐसा नहीं उसके नाम से आज भी शोषण कई % कम हो गया है, और उसके आने से ही इतने मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है शायद कोई है जो सुन सकता है और मुझे न्याय दिला सकता है। ललितपुर जिले में हमने देखा है, एक समय था जब फेसबुक पर लोग अपना खुद के नाम नहीं लिखते थे, नाम छोटा सा शॉर्ट जो नाम ही है वही लिख देते थे, अपनी जाति नहीं लिखते थे। आज लोग कुंवर लगाने लगे हैं, चौधरी लगाने लगे हैं, अहरवाल लगाने लगे, ऐसे कई नाम लगाने लगे हैं। क्या ये भीम आर्मी की वजह से आया है या फिर ये बहुजनों की ओर सत्ता रही उनकी वजह से जो है आया है? ये जिसके भी वजह से आया है, ये टोटल बेवकूफी है। जी जी। ये बेवकूफ लोगों का काम है। डॉक्टर क्यों नहीं लगाते, IAS PCS क्यों नहीं लगाते, बिल्कुल बिल्कुल। PhD करिए ना, कोई आप पद पर जाइए वो लगाइए। क्या है ये, मनुवादी व्यवस्था का एक दम है। क्या कुंवर, क्या काहे का कुंवर है, कौन सा कुंवर, कौन सा तीर मार दिए कुंवर, तेरा मन है लगा ले, क्या युक्ता उसमें। बिल्कुल। तेरे कुंवर लगाने से समाज कुछ बदलेगा? तू SDM बनेगा तो बदलेगा, कलमकार बन, साहित्यकार बन, संगीतकार बन, नेता बन, ये क्या है कुंवर में, लगाइए, आपका मन है। चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ, बहन जी ने कुछ नहीं बोला, आखिर ऐसा क्यों? बहुत आयरन लेडी है और आज मानवर साहब के बाद कोई बड़ी नेता है तो वही उन्हीं को माना जाता है। देखिए, मैं उनका बहुत सम्मान करता, सारी आज की स्थिति क्या हो गई उसको ध्यान में रख के बहन जी को हम नदारत नहीं कर सकते। क्या बात है, क्यों नहीं की, वो समझे, मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। बस लेकिन इतना जरूर कह सकता, जो भी हुआ वो गलत हुआ चंद्रशेखर जी के साथ। मैं फिर कहता कि हम फिर SC और ST को लड़ाने में लगता है, मैं इस गोल से ही बाहर हूँ। अगर चंद्रशेखर आजाद पर जो गोली चली थी, जो छूकर निकल गई, अगर कुछ हो जाता तो इस देश का माहौल क्या होता? देखिए, आप फिर मैं बता रहा, अकेला चंद्रशेखर है ना व्यक्ति, क्या कर लेते आप, रोड पर आ जाते, आगजनी करते, बवाल करते। मैं कहीं सुन रहा था उनकी एक रैली का, और शायद उसी के बाद की गोली मार दी, मैं मर जाऊंगा, क्या हो जाता। राजस्थान भरतपुर, व्यक्ति ने बहुत शानदार बात कही थी, उधर अगर गौर करे। देखिए, कई चंद्रशेखर मार दिए जाएंगे, और आप क्या लगता है एक चंद्रशेखर, कई चंद्रशेखर पैदा हुए होंगे, सबको दफन कर दिया गया। आखिर ये हमला किसने करवाया? मतलब जो हमला हुआ था ये राजनीतिक था या फिर जिस प्रकार से पुलिस ने बताया वही लगता है? देखिए, विक्षुब्ध मानसिकता के लोगों द्वारा किया गया ये हमला है, इसको हमें हमले को नहीं लेना चाहिए। हमला चंद्रशेखर क्या है यार, अभी तो वो खुद कहते हैं कि वो खड़े भी नहीं हुए हैं। तुम्हारी हमारी तरह एक व्यक्ति तो है। बिल्कुल। अगर व्यक्ति को मानना होता तो चंद्रशेखर की जरूरत क्या थी? विचारधारा को। चंद्रशेखर के अंदर से जो पोटेशियम निकल रहा है, जो ऊर्जा निकल रही है, उससे खौफ है, वो उसी को रोकना चाहते, इसलिए गोली है। बाकी देखिए, वो व्यक्ति बहुत दमदार है, मरने से डरेगा नहीं। ये अगर इस तरह से कोई सोचता है तो गलत सोचता है, उबाल आ जाएगा। अच्छा, तो देखिए हमारे साथ थे आप मोहन घायल जी। हम आपसे चाहेंगे कि आप अपनी कोई एक लेखनी जो है यहाँ पर हमारे दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि आपकी लेखनी बड़ी अच्छी होती है और लेखनियों के माध्यम से आज आपको नेशनल लेवल पर पहचान मिली है। देखिए, अगर आप कहते हैं लेखनी, तो मैं वर्तमान की स्थिति पर एक कुछ सुना देता हूँ आपको कि कविता है, एक पंक्तियां कुछ मैं बता रहा हूँ। सियासत का जुर्म, उन्माद है, सियासत का जुर्म वर्तमान पे है, लिखी है कि हवा में फूल छोड़ते खुशबू का असर, हवा में फूल छोड़ते खुशबू का असर, खिलने से पहले ही डालियां काटते। हवा में फूल छोड़ते खुशबू का असर, खिलने से पहले ही डालियां काट दी। लकीरों में लिखा था मुकद्दर का सफर, लकीरों में लिखा था मुकद्दर का सफर,
पढ़ने से पहले हथेलियां काट दी, पढ़ने से पहले हथेलियां काट दी, जिनके बीच ले जाना था चैनो अमन, जिनके बीच ले जाना था चैनो अमन, उनके बीच पहले से लाठियां बांट दी, उनके बीच पहले से लाठियां बांट दी, बारूदी शहर बना करके उसने, बारूदी शहर बना करके उसने बच्चों को खुशी में फुंजड़ियां बांट दी, बच्चों को खुशी में फुंजड़ियां बांट दी, कलम छीन कर जो हाथ दे दी कटारें, कलम छीन कर हाथ दे दी कटारें, कलम छीन कर जो हाथ दे दी कटारें, जवानी ने निज हाथ नाड़ियां काट दी, जवानी ने निज हाथ नाड़ियां काट दी, छाती मत पीटना मरेगा हर रोज, छाती मत पीटना मरेगा कोई हर रोज, संस्कार संस्कृति में गोलियां बांट दी, संस्कार संस्कृति में गोलियां बांट दी, जालिम सियासत ने ये खेल खेला, जालिम सियासत ने ये खेल खेला, कुर्सी के चक्कर में पीढ़ियां बांट दी, कुर्सी के चक्कर में पीढ़ियां बांट दी, घायल घाव ठीक होंगे भी तो कैसे, घायल घाव ठीक होंगे भी तो कैसे, दबाव में जहर की पूड़ियां बांट दी, दबाव में जहर की पूड़ियां बांट दी। आखिर ये शब्द कैसे लाते हैं, क्योंकि शब्दों का बड़ा इसमें तालमेल होता है। देखिए ये शब्द कुछ नहीं, अपना अपना काम होता, और ये बड़ी बात नहीं होती है। मैं तो बहुत छोटा सा कलमकार गांव में बैठा कोशिश करता हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सुनता हूँ। अपना काम जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए वो आम हो जाता है। हाँ, आपको लग रहा होगा, लेकिन मेरे से अच्छे भी लिखने वाले बहुत शानदार व्यक्ति हैं, आप देखे हैं हमने। ये शब्दों को जब आप उसमें लगातार रियाज में रहेंगे तो चीजें आ जाती हैं, और लंबे समय तक पढ़ने में डिक्शनरी दिलो दिमाग में आ जाती है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, मैं अकेला नहीं, बहुत लोग हैं धरती पे लिखने वाले, मैं तो बस उनको सीख रहा हूँ। सियासत पर जब आप लिखते हैं बड़ा मुखर होकर सुनाएंगे, थोड़ा बहुत कहीं कुछ भय लगता है क्या लिखने पर? है तो देखिए, ऐसा है, हम एक बात सोचते हैं, मरना सबको है, हमें भी मरना है, आपको भी मरना है, वो बैठा हुआ सन की तानाशाही जो देश का, उसको भी मरना है। ये बात वो भूल गया। जी जी, मैं नहीं भूल सकता। प्रकृति का नियम ही है। हाँ वो तो है, तो डर किस बात का यार, किस बात का डर? मैं देखता हूँ उसकी बंदूक मेरी कलम आमने सामने होगी, जंग होगी जब फैसले करी मैदान में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लिखा, मैं कम से कम इतना लिखा कि लगभग 1000 के आसपास में कविताएं और गीत लिख चुका हूँ। तमाम लोग गाते, में लगभग 13 राज्यों में काम करता है, हिंदी पट्टी के बहुत सामाजिक राजनीतिक मंचों पर भी करता, जहाँ मौका मिलता। जैसा नहीं है, डरने से क्या करोगे, वैसे भी हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं, सही बात है। माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ भी आप कई बार देखे। अखिलेश जी के साथ मैंने काम किया है, उनकी मंचों का कैंपेन किया है। उनके साथ काम करने का, उनके मंचों पर गाने, उनके मंचों पर जाकर जाने का कैसा अनुभव रहा है? अच्छा है, देखिए मेरी कोशिश 85 वाली है। मैं ना बहन जी को, ना चंद्रशेखर जी को, ना अखिलेश जी को अलग नहीं मानता। जी। चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, जो 85 में आते हैं सबका सम्मान करता। मेरी तो यही कोशिश है, आप कुछ भी करो, कैसे करो, बस सत्ता में आओ, इस देश पर आओ। अगर जब तक आप लोग नहीं आएंगे तब तक बहुजन का भला नहीं हो सकता। देखिए, सवाल कितने भी करें, आप सवालों को घुमाना भी अच्छे से जानते हैं, सवालों के जवाब देना भी जानते हैं, कहाँ किसका सवाल जवाब कैसा देना है। तो फिलहाल आपसे जीत पाना बहुत मुश्किल तो है और नहीं भी है। यहाँ हार जीत की बात नहीं है, ये आप गलत कर रहे हैं। जीतना हारने की बात नहीं है, ये तो विचार है, कौन जीता कौन हारा ये बात नहीं है। क्या लगता है आपको कि बहुजन एक होगा राजनीतिक तौर पर? क्या बहुजन एक होगा और देश और प्रदेश में बदलाव ला पाएगा? उम्मीद करना चाहिए, अच्छी बात है। जी जी। लोकसभा में जो गठबंधन बन रहा है, उस गठबंधन का नेता कौन लगता है और किसे होना चाहिए? ये बात ना कहने वाले, हम तो कह रहे किसी को बना दो भाई,
जी। किसको जिसको आप उचित समझो उसको बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये सोचता बस बदलाव होना चाहिए। ये जो बर्बाद हो रहा है देश, ये बर्बादी से रोका जाना चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। और जिसको चुकानी पड़े मैं उससे भी निवेदन करता कि चुकाइए। अगर देश बचेगा तो आप बचेंगे। राजनीति तभी कर पाएंगे ना जब देश और संविधान बचेगा। जब ये ही नहीं होगा तो आप नेता किसके होंगे और कहाँ होंगे? पहले तो आप ही जेल में ठूस दिए जाएंगे। भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो जो यात्रा थी, क्या वो सत्ता की ओर ले जाएगी कांग्रेस को? मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सत्ता की ओर ले जाएंगी। इसलिए नहीं कह सकता, अकेली कांग्रेस भी कुछ नहीं कर सकती। अगर उसको ये गलतफहमी है तो निकाल दे। हाँ, गठबंधन से ही कुछ हो सकता है। एक तालमेल ही इस देश को बचा सकता। और मैं कांग्रेस को बचाने थोड़ी ठेका ले सकता हूँ किसी पार्टी को। मैं कह रहा संविधान बचाओ ना, बाढ़ में गई सब पार्टी में, मुझे क्या उससे फर्क पड़ता है? नहीं, संविधान भी तो सत्ता ही से बचेगा। देखिए, बचेगा तो एक तालमेल से बचेगा। संविधान के अंदर आप एकत्र हो सकते हैं, अगर संविधान के बाहर आप जाएंगे तो इस देश में वही जो बैठी पार्टी है वो आपको जेल में डाल देगी। आप कहीं भी कुछ भी करिए, जो कीमत चुकानी पड़ी चुकाइए, लेकिन इस समय जरूरत देश को बदलाव की है। और अगर ये बदलाव नहीं कर पाए तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। किन किन बुकों को आप पढ़ते हैं और आप अपना आइडियल कैसे मानते हैं? आइडियल आइडियल बहुत हैं, लोग सबको पढ़ते हैं। बहुजन समाज के लगभग जितने लोगों की हमें साहित्य उपलब्ध हो जाता है लगभग सबको पढ़ते हैं, सबको सुनते हैं। ऐसा नहीं है। आइडियल प्रॉपरली अगर हम बोलें तो हम बहुत ज़्यादा, सबसे पहले मैं ओशो को पढ़ा। जी। ओशो को मैं बहुत पढ़ा और ओशो के बाद ओशो से ही हमें पता चला धर्म। और जब मैं वहाँ पढ़ा तब मैं अम्बेडकर को नहीं जानता था। वो क्लास 11th थी। 11th के बाद में 12th में अम्बेडकर को समझा। जी। तो फिर अम्बेडकर को भी मैंने पढ़ा सुना। और जितना मेरे पास समय है, वैसे अब आप भी जानते हैं कि कितना समय मिल सकता, उतना घर भी देखना है, उतने रईस लोग तो हम लोग हैं नहीं। उसके बाद जो समय बचता लिखता पढ़ता, और आइडिया सब हैं। और अभी हाल में जितना है बाबा साहब को पढ़ रहा हूँ, ओबीसी के लोग हैं उनको भी पढ़ा अभी लगभग 6 महीने ये, और पहले 5 साल से लगभग लोहिया को ही मैं बहुत पढ़ा और पढ़ रहा हूँ। अभी देख रहा हूँ। मेरा मतलब राजनीतिक नहीं है, मेरा मतलब है मैं अपनी भूख कैसे पूरी करूँ। जी। जी। ऐसा नहीं मैं आरएसएस को नहीं पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता। आरएसएस को या फिर आप लोहिया को पढ़ते हैं और महापुरुषों को जो पढ़ते हैं, सबको पढ़ता उसमें से आप किन चीजों को लेते हैं और किन को त्यागते हैं? त्यागना और लेना कोई ऐसी बात नहीं है, हमें सब लेना है। जब तक हम सबको नहीं देखेंगे, जब तक नहीं समझेंगे, जब तक सही और गलत का निर्णय कैसे करेंगे। और एक राइटर की जिम्मेदारी होती है कुछ लिखने से पहले उस पक्ष को भी बखूबी देख लेना जिसके बारे में लिख रहे हो। जी। ऐसा नहीं कि आपको खुद को जानकारी ना हो और आप ऐसा लिखते हैं, वो घातक होता है समाज के लिए। और एक कलमकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज में। तो आप हमारे साथ थे मोहन घायल, और आपने हमारे सवालों के बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। और आपके साथ जब चर्चा करते हैं तो समय का पता नहीं चलता है। करीब 40 मिनट का समय जो है यहाँ पर, 40 से 50 मिनट का समय यहाँ पर गुजर गया है। और हम आपने जिस प्रकार से कविताएँ, गीत जो है बनाए हैं और आपके जो चल रहे हैं, हम जो है चाहेंगे कि ऐसे ही आप काम करते रहें और समाज के लिए जो आप काम करते हैं, समाज के ऊपर जो गीत लिखते हैं, आप ऐसे ही लिखते रहें। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। जी न्यूज़ भारत के लिए विजय राम आज़ाद की रिपोर्ट।